Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are taking good care of your health. So this video is for class 12 and the chapter which we are going to cover in this video is Cash Flow Statement for Term 2 Session 21-22. So Cash Flow Statement basically एक statement है जिसमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपका कैश किस रीजन से बढ़ा या घटा उसको प्रेजेंट करने के लिए ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। सो कंपनी की बैलेंस शीट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग बिजनेस की मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, गुड्स को सेल करना, परचेज करना, नॉर्मल एक्सपेंस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ वो वाली चीज कैलकुलेट करना। और उसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हार्ड कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से टोटलिटी में कैश कितना रिसीव हुआ हमें या हमने कितना यूज कर लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितनी भी कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में फिक्स असेट होते हैं उनमें उनको खरीदना, बेचना, उनसे होने वाली इनकम इन्वेस्टिंग में कवर होगी। फाइनेंसिंग, फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी, कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड जितने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन या जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं उनसे जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करेंगे। सो होपफुली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मतलब आपको समझ में आया। ऑपरेटिंग मतलब मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, गुड्स को सेल या परचेज करके नॉर्मल एक्सपेंस करने के बाद कितना हार्ड कैश आपके पास अवेलेबल है। इन्वेस्टिंग मींस असेट या इन्वेस्टमेंट को खरीदने या बेचने से कितनी इनकम और एक्सपेंस आपको होता है, इन शॉर्ट कितना पैसा आपके पास है या यूज हो गया है इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग मतलब कंपनी को फंड अरेंज करते टाइम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज से कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है वो फाइनेंसिंग में कवर होगा। कंपनी की बैलेंस शीट होपफुली आप सबको पता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड होती है जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी होती है। फिर असेट साइड आपके नॉन करंट असेट, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, और करंट असेट्स आपके इंक्लूड होते हैं। सो बैलेंस शीट को देखते हुए आपको 2 साल का डाटा गिवन होगा, उससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है या लूज इंफॉर्मेशन में आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं बोर्ड पार्ट से। सो अगर क्वेश्चन कंप्लीट आपके पास आता है तो आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग लिखते टाइम आपको 3 असेट्स जो करंट असेट्स हैं, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको एक्सक्लूड कर देना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में लिखने से। क्यों? क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं। मींस ये माना जाता है कि ये कैश है या कैश के बराबर ही है, इनसे ना तो कोई इनफ्लो हो रहा है ना कोई आउटफ्लो हो रहा है। मींस अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, बैंक से कैश विड्रॉ करते हो फॉर ऑफिस यूज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद लेते हो या बेच लेते हो, तो ना तो इनसे इनफ्लो कंसिडर किया जाएगा ना आउटफ्लो, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो कंप्लीट बैलेंस शीट में करंट असेट्स में से 3 असेट हमने अलग सेपरेट पढ़ लिए, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनका खरीदना, बेचना, कैश बैंक में डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना फॉर ऑफिस यूज, सब नो फ्लो ऑफ कैश है। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मींस आप ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हो, प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस जो आपने माइनस किए लेकिन जिनका आपने हार्ड कैश बाहर नहीं दिया उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। जो सपोजिबली डेप्रिसिएशन है जैसे, सो डेप्रिसिएशन आप किसी भी असेट पर इसलिए कैलकुलेट करते हो ताकि लॉन्ग रन में आपके पास उस असेट को खरीदने के लिए कैश अवेलेबल हो जाए। ये डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा आपको कहीं बाहर पे नहीं करना होता। सो अगर आपने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है तो इस डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड करना है। अगर आपने गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो भी इंटेंजिबल असेट्स हैं, अगर वो कभी घट रहे हैं, 10,000 की चीज 8,000 हो गई तो 2,000 से घट गई तो उस 2,000 को आपको यहाँ एड अप करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर एडजस्टमेंट में कभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप वापस से यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि उसके लिए आपने प्रोविजन सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया, तो ये प्रोविजन वापस से ऐड करो। जब ये इंटरेस्ट पे होगा तब ये फाइनेंसिंग, फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी की वजह से आउटफ्लो होगा जो यहाँ आएगा। सिमिलरली आपका कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है या डिविडेंड है तो ये भी वो प्रोविजन है जो आप क्रिएट कर रहे हो। प्रॉफिट से आपने सिर्फ एक अमाउंट सेट असाइड करके रखी हुई है लेकिन ये हार्ड कैश है तो ये वापस से एड अप हो जाएगा। अगर आप टैक्स पे करते हो या डिविडेंड पे करते हो तो अकॉर्डिंगली वो आपके खर्चों में या आउटफ्लो में कंसिडर किया जाएगा।
इसके बाद अगर जनरल रिजर्व में आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर की है तो वो वापस से ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी। सिंस इनडायरेक्ट मेथड क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेंस आपने माइनस आउट कर दिया, जिसका आपने हार्ड कैश बाहर नहीं दिया, वो वापस से ऐड हो रही है। ठीक, इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए आपको एक लाइन याद करनी है, दैट इज डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट घट रहे होंगे, करंट एसेट एक्सेप्ट 3 कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सपोजिबली आपके डेटर्स हैं, डेटर 10,000 से आपके 6,000 हो गए, तो डेटर घट रहे हैं तो आप यहाँ 4,000 लिखेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको भी आप यहाँ पर प्लस करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है या करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो उसको आप माइनस करेंगे। उसके बाद आप टैक्स पेड यहाँ से माइनस करेंगे, तो जो आपका टोटल आएगा, अगर वो टोटल पॉजिटिव है तो कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। ठीक, इसके बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके जितने भी असेट है, इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उनको बेचते हो तो पैसे आएंगे, अगर आप उनको परचेज करोगे तो आपका आउटफ्लो कैश चला जाएगा। इंटेंजिबल एसेट की अगर हमने अभी पहले बात की कि अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अगर ये घट जाते हैं तो इन्हें रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज मानते हुए आप ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। बट अगर कभी ये बढ़ जाते हैं तो आपने इन्हें खरीदा ऐसा मानते हुए इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कंसिडर होगा। इन्वेस्टमेंट में आप अदर कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर्स भी खरीद सकते हो। ये कहाँ गिवन होंगे, आपकी असेट साइड नॉन करंट असेट्स में अदर कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर होंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट में अदर कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर हैं तो उन पर आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये एक्टिविटी भी, ये इनकम भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कंसिडर होगी। टोटल आने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव तो कैश फ्रॉम और नेगेटिव तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। इसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, अगर आप इन्हें इशू करते हो तो पैसे आएंगे। मींस 1 लाख के शेयर्स 1,20,000 हो गए तो 20,000 आपने फर्दर शेयर्स इशू किए हैं तो 20,000 आपको कैश मिल गया। अगर आपके प्रेफरेंस और डिबेंचर्स घट रहे हैं, मींस 1 लाख के शेयर्स थे और वो 80,000 हो गए, मींस घट रहे हैं 20,000, तो ये आपके रिडीम हो गए। कैसे कंपेयर करना है, प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर से। मींस अगर डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आपके दे रखे हैं 50,000, फिर डिबेंचर्स आपके हो गए करंट ईयर में 40,000, तो 10,000 रिड्यूस हो गए, तो आप इन्हें मानेंगे डिबेंचर्स रिडीम्ड हो गए, आउटफ्लो ऑफ कैश। इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को आप क्या देते हैं, डिविडेंड। अब डिविडेंड चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। डिबेंचर होल्डर्स को आप ईयरली क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है, अगर ये बढ़ रहा है तो रेस, आपने पैसे लिए, इनफ्लो ऑफ कैश, और अगर ये घट रहा है तो आपने इसको पे ऑफ कर दिया है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश। तो फिर आपका आंसर टोटल करेंगे आप, अगर आपका आंसर पॉजिटिव तो कैश फ्रॉम और नेगेटिव तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तीनों एक्टिविटीज ए बी सी का टोटल करेंगे, जिसको आप बोलेंगे नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव है और डिक्रीज अगर नेगेटिव आ रहा है, टोटल आंसर डिक्रीज इन कैश। ठीक, इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मींस प्रीवियस ईयर के जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज का टोटल, जब आप एबीसी के टोटल में इसको ऐड करेंगे, मींस नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश में अगर आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं तो आंसर आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है। इससे आप इसको मैच भी कर सकते हैं। सो कंप्लीट क्वेश्चन के पार्ट पर या कंप्लीट फॉर्मेट तो आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये है। विद दैट इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आस्क कर लिए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग इंडिविजुअली पूछ ले, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली पूछ ले। तो पहले हम इंडिविजुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कलेक्टिवली एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑफ शिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 2,50,000। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो 2 साल के डाटा गिवन होते, पिछले साल और इस साल का। सो आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर। बट अभी वो नहीं करना क्योंकि डायरेक्टली गिवन है 2,50,000। इसके बाद क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन और मशीनरी। सो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, वापस से हमें क्या करना होता है, ऐड डेप्रिसिएशन और मशीनरी। कोई भी एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टोटल तो वो वापस से ऐड कर देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर कोई भी असेट घट रही है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अगर घट रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, अगर ये बढ़ जाए तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, परचेज मानते हुए इसको आउटफ्लो कंसिडर करते हैं। ठीक, तो 9,000 की गुडविल सिंस घट रही थी तो ये वापस से ऐड।
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेपरेट कोई पैसा नहीं दिया जाता इसके लिए, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नाम की जो भी अमाउंट आपने लिखी हुई है इसे वापस से ऐड कर दें ताकि नेट कैश निकाल पाए फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगेन ऐड होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व ऐसे ना दिया होता तो ऐसा गिवन होता कि पिछले साल जनरल रिजर्व था और इस साल, तो पिछले साल से बढ़ रहा होता, इसलिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मान के डिफरेंस को ऐड कर देते। अभी सेपरेटली गिवन है 22500 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं तो ये ऑपरेटिंग में आपको ऐड करने हैं। इसके बाद आपको 2 साल का डाटा गिवन है, पिछला साल और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है और इन्वेंट्री ये आपकी करंट असेट ट्रीट की जाती है। ठीक, सो करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स के लिए आपने एक लाइन याद की थी अभी ऑपरेटिंग का फॉर्मेट जब मैंने डिस्कस किया था, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो होती है प्लस और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी माइनस। ठीक, सो करंट लायबिलिटी पहले 8 थी फिर आपकी नहीं, तो करंट लायबिलिटी घट गई, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये होगी आपकी करंट लायबिलिटी और सिंस ये घट गई है तो 8000 माइनस, तो इसको मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। ठीक, इसके बाद करंट असेट 12 से 8 हो गया, घट रहा है। अगर करंट असेट डिक्रीज करता है तो ये होता है प्लस, सो इन्वेंट्री 4000 हो जाएगी प्लस। अब सारे टोटल से 8000 माइनस करने के बाद फॉर श्योर आंसर पॉजिटिव आने वाला है, तो आंसर होगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपका टोटल आएगा 299,500। होपफुली आपको समझ में आया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, प्रॉफिट में हमने वापस से ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ असेट, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंगली उनका इंपैक्ट डालने के बाद आपका नेट आंसर पॉजिटिव का आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब डिस्कस करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2। क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताया था कि अगर कभी भी आप असेट को या इन्वेस्टमेंट को खरीदते या बेचते हो या उससे रिलेटेड कोई भी आपको इनकम होती है या एक्सपेंस होता है तो वो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक, सो आपको क्वेश्चन में गिवन है मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक, अगर सिर्फ मशीनरी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो मशीन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती तो आप डायरेक्टली ये कह सकते थे ये प्रीवियस ईयर है आपका और ये आपका करंट ईयर है। ठीक, कि आपके असेट 3 लाख से 5 लाख हो गई तो 2 लाख की असेट आपने खरीदी। ठीक, बट अगर आपको मशीनरी भी गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है तो आप डायरेक्टली अमाउंट नहीं, आप डिफरेंस को नहीं ले सकते, आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द सेम। सो अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी का अकाउंट और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेट बना रखा है इन लोगों ने, तो हम भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सेपरेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक, मशीन जब भी बढ़ती है डेबिट, जब भी घटती है क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट और जब भी घटेगा डेबिट। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, और बाय साइड क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, सो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग यहाँ पर आएगा, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। ठीक, सो मशीनरी ओपनिंग था 3 लाख, क्लोजिंग था 5 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग पिछले साल का डाटा 80, ओपनिंग था 80, क्लोजिंग 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 चीजें आती हैं, यहां तो आता है डेप्रिसिएशन, इसको हम मशीनरी के नाम से लिखते हैं, और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, जो असेट आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन। ठीक, और अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन टोटल। आपको याद है मैंने अभी ऑपरेटिंग में जब मैंने नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड किया था तो मैंने टोटल की बात की थी।
सो जो भी डेप्रिसिएशन टोटल एज अ होल असेट पर चार्ज हुआ है वो आपको ऐड करना होता है ऑपरेटिंग में। सो ये वाला डेप्रिसिएशन आपको ऑपरेटिंग में ऐड करना होता है। ये मेयर प्रॉफिट या लॉस निकालने के काम आता है जो इस असेट को सोल्ड करते टाइम आपको हुआ है। ठीक, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। मशीन है 50,000 की, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन है 35। सो असेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन गिवन है 35। अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर कर आएगा। ठीक, और ये कितना आ गया 1,35,000। 135 से आप 80 माइनस कर दो तो 55,000 ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हो गया। ठीक, ये आपको ऑपरेटिंग में प्लस करना होता है। सिंस अभी हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है तो अभी हमने इसको कुछ नहीं किया। ठीक, अगर 50 की चीज थी और 35 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था तो वो बुक्स में कितनी रहेगी 15,000 की। ठीक, बट वो सोल्ड कितने में हो रही है सिर्फ 12 में। असेट सोल्ड हो रही है कम में, जबकि वैल्यूज की क्या है 15। तो आपको लॉस कितना हो गया 3,000 का। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो इस असेट का डेप्रिसिएशन ये वाला आप इधर ट्रांसफर करेंगे किसके नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 35 का डेप्रिसिएशन सोल्ड कितने में हो रही है बाय बैंक 12,000। आपको बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में असेट सोल्ड आता है तो आपने मशीनरी सोल्ड निकाल लिया, कितने में सोल्ड हुई असेट 12,000, तो ये आपकी इनकम। ठीक, अब लॉस जो आएगा इस असेट को सोल्ड करने में, लॉस आपका आया 3,000। कैसे कैलकुलेट किया आपने, 15 की चीज 12 में सोल्ड कर रहे हैं तब 3,000 का लॉस आया। ये लॉस अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बना रहे होते तो उसमें प्लस होता। सिंस अभी हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बनाना तो अभी इसका हमें कुछ नहीं करना। ठीक, फिर आप करेंगे इस साइड का टोटल, दोनों साइड। डेफिनेटली ये साइड ज्यादा आ रही है, इधर डिफरेंस अगर आ रहा है तो कोई चीज है जिससे असेट बढ़ा, तो क्या है वो, टू बैंक असेट परचेज्ड, टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी। ये क्या है, आपने असेट खरीदा, ये वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये टोटल आ रहा है आपका 5,50,000 और 5,50,000 में से अगर आप 3 लाख माइनस कर देते हो तो 2,50,000 इज योर असेट परचेज। सो असेट परचेज कहां लिखते हैं आप, मशीनरी खरीदी, 2,50,000 रुपए आपके पास से कैश चला गया। सो मशीनरी की बात हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात हो गई। होपफुली आपको समझ में आया क्या किया हमने, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहां आता है डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड और यहां डेप्रिसिएशन टोटल। ऑपरेटिंग में ऐड होता है डेप्रिसिएशन टोटल। सो 50 की चीज का आज तक का डेप्रिसिएशन था 35, वो 35 आपने यहाँ लिखा, वो सोल्ड हो गई फिर 12 में, आपको लॉस हुआ 3,000 का, आपने यहाँ लिख दिया। टोटल से माइनस कर 3 लाख, बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा था तो उसे हमने कंसिडर किया असेट परचेज, और असेट परचेज आपका इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। असेट सोल्ड हुआ था आपका 12, इनफ्लो। ठीक, इसके बाद गुडविल। गुडविल 1 लाख से 1,50,000 हो गई है, गुडविल बढ़ गई। मैंने आपको बताया था अगर गुडविल घट रही हो, रिटर्न ऑफ तो ऑपरेटिंग में प्लस होती है, रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज कर बोलेगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता। लेकिन अभी आपकी गुडविल बढ़ रही है तो आप क्या कहेंगे, गुडविल परचेज 50,000 आपका आउटफ्लो। ठीक, लैंड 1 लाख की लैंड 70,000 हो गई, लैंड घट गई तो आपने क्या किया, लैंड को सोल्ड किया, अगर बेचा तो पैसे आएंगे, 30,000 आपका प्लस। ठीक, सो 30,000 प्लस 12,000 माइनस 2,50,000 माइनस 50,000। सो आपका आंसर आएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव का आंसर हमारा आ रहा है 258,000। ठीक है, नेगेटिव लिख देते हैं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक, असेट खरीदा तो पैसे गए, असेट बेचा तो पैसे आए। गुडविल बढ़ रही थी तो खरीदी, पैसे गए, और लैंड घट रही थी तो आपने उसको बेच दिया, पैसे आ गए। ठीक, अब बात करते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 3। आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको 2 साल का डाटा गिवन है। इक्विटी शेयर्स 10 लाख से 12 लाख हो गए, सो इक्विटी शेयर्स बढ़ गए तो पैसे आपके पास आए। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने पैसे आए आपके पास, 2 लाख।
इसके बाद गिवन है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो अगेन डिबेंचर्स भी आपने इशू किए, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 12,000 और डिविडेंड पेड 50,000। सो इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। 12,000 पैसे गए, 50,000 रुपीज ये आपका आउटफ्लो। सो इसके बाद आप करेंगे टोटल। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड आप पे करते हो तो ये है फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, लेकिन अगर कभी भी आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से माने जाते हैं और ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। मींस अदर कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स अगर आप खरीदते हो तो उन्हीं पर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होगा, तो वो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। लेकिन अगर आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। अब आपको क्या करना है? 3 लाख में से 62,000 को माइनस आउट करना है, तो आपका आंसर आएगा 2,38,000। ये पॉजिटिव का आएगा तो इसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। होपफुली आपको समझ में आया। अब पूरे फॉर्मेट को अच्छे से सेट करने के लिए एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है और करंट ईयर का डाटा गिवन है, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल, सो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। इक्विटी शेयर्स 5 लाख से 7 लाख हो गए, तो इक्विटी शेयर्स आपके बढ़ गए 2 लाख, तो 2 लाख आपके पास कैश आया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। इसके बाद गिवन है P&L अकाउंट जो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, तो 3,50,000 माइनस 2 लाख से 1,50,000, ये प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग में लिख दिया। अगर आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह दे रखा होता रिजल्ट्स इन सरप्लस और नोट नंबर डाल के नोट नंबर 1 दे रखा होता, तो आपको क्वेश्चन के जस्ट नीचे नोट नंबर के एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, उसमें होता है P&L, फिर आप वहां से लिखकर इसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, बट नोट नंबर को चेक करने के बाद करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में गिवन है थर्ड चीज, बैंक लोन। लोन आपका 1 लाख से 50,000 हो गया, लोन घट गया तो 50,000 का लोन आपने पे कर दिया, ऐसे चले गए फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होपफुली आपको समझ में आया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लिए हमने क्या लाइन याद करनी थी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए डिक्रीजिंग करंट एसेट एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी होती है प्लस, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग करंट एसेट एंड डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी होती है माइनस। सो क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटी आपकी घट रही है, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स आपको करने हैं माइनस। होपफुली आपको समझ में आया। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड गिवन है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट अगर गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर ये प्रीवियस ईयर का जो डाटा है इसको आप मानते हैं पेड और करंट ईयर के डाटा को आप मानते हैं प्रोविजन मेड। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर डिविडेंड, दोनों प्रोविजंस तो ऑपरेटिंग में हो जाएंगे प्लस, और टैक्स पेड ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस, और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के लास्ट में माइनस, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है और ये ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है, ठीक। लेकिन अगर कभी भी इस क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट गिवन होती तो आप बनाते इसका अकाउंट सिमिलरली जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया है। कैसे बनता है वो अकाउंट, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सो सिंस ये करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह इसका अकाउंट बनेगा। बाय साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर, मैं समझाने के लिए ओपनिंग बैलेंस लिख रही हूँ। टू साइड लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अगर नीचे गिवन होता टैक्स पेड तो वो यहाँ था यहाँ, और जो मेड होता बाय P&L कर लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेड लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये तो ऑपरेटिंग में प्लस होता और ये ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होता, और अगर ये डिविडेंड होता तो डिविडेंड में भी ये ऑपरेटिंग में ना होकर फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता, डिविडेंड पेड ये माना जाता और ये प्रोविजन मेड माना जाता। जो भी अगर ये गिवन होता तो ये बैलेंसिंग फिगर, और अगर ये गिवन होता तो ये बैलेंसिंग फिगर। होपफुली आपको समझ में आया। क्वेश्चन में अभी सिर्फ था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, तो आपने पिछले साल को तो पेड मानते हुए और करंट ईयर को प्रोविजन मेड मानते हुए ऑपरेटिंग में जितने भी प्रोविजंस थे वो ऐड कर दिए, और टैक्स पेड यहाँ से माइनस और डिविडेंड पेड यहाँ से माइनस, पिछले साल के डाटा को पेड मानकर, ठीक। तो इसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट का सिंस नीचे एडजस्टमेंट गिवन है तो बनेगा अकाउंट
इक्विपमेंट असेट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। नीचे लिखा है इक्विपमेंट 1 लाख का आपने खरीदा तो 1 लाख आप लिखेंगे खरीदा, और 1 लाख आपने असेट खरीदा तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। ठीक, आगे लिखा है आपको लॉस हुआ है इक्विपमेंट को सोल्ड करने में 12,000, ये लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा एग्जांपल सॉल्व किया जहां लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकॉर्डिंगली हमने प्लस किया था ऑपरेटिंग में। फिर 18,000 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, लिख दिया यहाँ पर 18,000 का डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग में प्लस डेप्रिसिएशन टोटल। अगर असेट का अकाउंट है तो यहाँ डेप्रिसिएशन आता है बाय साइड टोटल, लेकिन अगर असेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों गिवन होते तो असेट अकाउंट में आता बाय साइड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, टोटल वाला डेप्रिसिएशन आता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय साइड। एग्जांपल 3 में हमने यही वाला पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक, सो इसके बाद आप टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, तो इधर क्या होता है असेट घटने का रीजन क्या है, असेट सोल्ड। तो 70,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, असेट सोल्ड तो आपके पास कैश आया। ठीक, इसके बाद पेटेंट्स गिवन है, 1 लाख के पेटेंट 95 हो गए, घट गए, तो इक्विपमेंट पेटेंट आपके रिटर्न ऑफ 5,000 ऑपरेटिंग में प्लस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी नहीं, फिर 1 लाख हो गई, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आपने खरीदी, पैसे गए, 1 लाख आउटफ्लो। डेटर्स आपके 80 से 147,000 हो गए, तो डेटर आपके बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है 67,000 नेगेटिव। स्टॉक 55 से 130 हो गया, तो स्टॉक आपका बढ़ गया, स्टॉक भी अगेन करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो 75,000 नेगेटिव। इसके बाद दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख और 3 लाख, तो आप एबीसी का टोटल कर 2 लाख यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। ठीक, करेंगे टोटल। सो ए का टोटल आ रहा है पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,30,000, सारे टोटल में से 67, 75, 3,000 एंड 30,000 अकॉर्डिंगली आप माइनस कर देंगे। पॉजिटिव की फिगर है तो आप बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव के 2 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर रहेगा 1,30,000। इसे आप बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे, वो आएगा आपका 2 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए तो 1 लाख। माइनस के 130 से प्लस का 130 कैंसिल आउट, 1 लाख आया। 1 लाख में जब आप 2 लाख ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो अपने आप आंसर आपका 3 लाख के इक्वल आएगा। और इस 1 लाख को क्या लिखते हैं हम, नेट इंक्रीज इन कैश। तो होपफुली आपको समझ में आया कि अगर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इनसे बेनिफिट डिराइव कर पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe my channel as well, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.